गौमांस पर बढ़ रही रार, अपने ही घर में हो रही तकरार, नकवी की नसीहत पर रिजिजू की तान, बीफ पर मचा सियासी घमासान। श्रद्धा, भक्ति और गौरव मानी जाती है गाय अपने देश में। 1857 में तो मात्र गाय की चर्बी वाले कारतूस के कारण शुरू हो गया था विद्रोह। यहीं से शुरू हुई थी आजादी के लिए जंग की चिंगारी। लेकिन अफसोस कि इसी आजाद देश में आज वही गाय, जिसे हम मां का दर्जा देते हैं, राजनीति की बिसात का मोहरा बनी हुई है। गौमांस पर बढ़ रही रार, अपने ही घर में हो रही तकरार, नकवी की नसीहत पर रिजिजू की तान, बीफ पर मचा सियासी घमासान। दरअसल गौमांस खाने वालों को पाकिस्तान जाने की नसीहत देने वाले केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी के बयान पर गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि मैं बीफ खाता हूं, मुझे कोई रोक सकता है क्या? अब इसे स्याह सियासत का स्यापा कहे या उस सोच पर जमी मैल जिसे दर्जा तो मां का देते हैं, लेकिन मुद्दा बहस मुबाहिसे का बना देते हैं। यही परिदृश्य तो पसरा है पिछले एक पखवाड़े से। सामाजिक संस्कार और धार्मिक मान्यताओं का कोई मोल नहीं बचा। देश की राजनीति गौहत्या और गौमांस के इर्द गिर्द ही मंडरा रही है। जुम्मा 4 दिन पहले की ही तो बात है। दिल से निकली एक आवाज पर मुखर हुए थे मुख्तार अब्बास नकवी। नसीहत इतनी सी थी कि गौमांस खाने वाले पाकिस्तान चले जाओ, भारत में तो नहीं हो सकता ये पाप। हालांकि नकवी के बयान से नजर चुरा ली थी बीजेपी सरकार ने। तो सबसे पहले देश के गृह राज्य मंत्री को पाकिस्तान भेजना चाहिए और उनका वीजा भी तैयार करवाना चाहिए, तभी नकवी जी का वक्तव्य सही माना जाएगा। सरकार होती है तो सियासत भी होती है, लेकिन यहाँ तो अपनों के ही मुंह पे चक गए। अपने तरीके से बनाने लगे अवधारणा की तस्वीर। नकवी के बयान पर गृह राज्य मंत्री रिजिजू ने तान ली। जज्बातों ने जोर मारा तो कह दिया कि मैं खाता हूँ बीफ, कौन रोकेगा मुझे। वो बात अलग है कि फजीहत पर बदल गए बोल। ये मोदी सरकार तरह तरह की कंट्रडिक्शंस की सरकार है। इनके विश्व हिंदू परिषद गोरक्षा आंदोलन चलाता है और उनका जो गृह मंत्री है, राज्य गृह मंत्री, वो कहता मैं खाता हूं। बिना सोच वाली सफेद सियासत का काला हिस्सा तो देखिए। विचारधारा के मनमौजी उपासक मंत्री जी ने उदाहरण दिया लोकतंत्र का। हरियाणा से लेके मध्य प्रदेश तक हिंदू मेजॉरिटी का। यहां लगा दीजिए प्रतिबंध, कोई परेशानी नहीं। राजनीति में प्रासंगिक रहे हैं गाय से जुड़े प्रसंग, लेकिन इस बार संदर्भ सरकार से जुड़ा है। गोमांस खाना भारत के अंदर किसी जाति, मत, मजहब या संप्रदाय का मौलिक अधिकार नहीं हो सकता है। अपनी अपनी वास्ता और अपनी अपनी भावनाएं हैं, लेकिन गोमांस या गोहत्या इस देश का बहुसंख्यक समाज की आस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा है। इसलिए जन भावनाओं का सम्मान, लोकतंत्र में अगर जन भावनाएं सर्वोपरि हैं तो उन जन भावनाओं का सम्मान होना चाहिए। मुझे लगता है कि जन भावनाओं के विरुद्ध आचरण किसी को, चाहे वो मंत्री हो चाहे संतरी हो, किसी को भी इस प्रकार का अधिकार नहीं होना चाहिए। बहरहाल शास्त्रों से लेकर समाज तक माता की मान्यता है गाय की, और माँ की मान्यता को शब्दों की किसी सीमा में समेटा तो नहीं जा सकता। इसलिए सवाल चंद मुट्ठी भर लोगों के चिंतन का नहीं, पूरे देश का है। आखिर कब भारत माता के माथे से मिटेगा गौ माता के गुर्बत का कलंक? ब्यूरो रिपोर्ट के साथ साजिद अली, समाचार प्लस। तो गौ मांस के मुद्दे पर तकरार बढ़ रही है और अपने ही घर में मचा है बवाल। अलग अलग बयान मंत्री दे रहे हैं। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीजेपी के प्रवक्ता विजय बहादुर पाठक हमारे साथ हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के नेता आसिम वकार हमारे साथ हैं और जूना अखाड़े के प्रचारक स्वामी शिवानंद भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले विजय बहादुर पाठक जी, आपके पास आना चाहूंगी। इस गौ मांस के मसले पर हम किसके बयान को सही माने? नकवी साहब के बयान को, जो गौ मांस पर बैन का समर्थन करते हैं,
या उनके बयान को गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू जो ये कहते हैं कि मैं खुद बीफ खाता हूं और देखता हूं कि कौन रोक सकता है। हालांकि वो पलटे, लेकिन उन्होंने अपनी बात से पीछे कदम नहीं खींचे। गायत्री जी, अव्वल तो नकवी जी के इस बयान से मैं सहमत नहीं हूं कि जो लोग गो मांस खाते हैं उन्हें पाकिस्तान चले जाना चाहिए। नहीं, उस पर सवाल भी नहीं है, वो गो मांस पर बैन पर खुला समर्थन कर रहे हैं। आपने सवाल पूछा है तो जो मेरा उत्तर है उसको ले लीजिए, उसके बाद चर्चा अभी होगी। मैं तो सोच रहा था कि इस बहस को अमिताभ जी प्रारंभ करते तो बेहतर था कि वो इस पूरे मुद्दे पर चाहते क्या है जी, लेकिन नकवी जी ने कहा। दूसरी बात, किरण रिजिजू ने क्या कहा वो आप दिखा दीजिए। किरण रिजिजू ने ये कहीं नहीं कहा है कि वो बीफ खाते हैं जी। उनके बयान को तोड़ मरोड़ को छापा गया है या उनके बयान को तोड़ मरोड़ को चर्चा हो रही है। जिन लोगों के आपने बयान दिया है उन्होंने बयान सुना ही नहीं और उस पर रिएक्शन है। भारत में बहुसंख्यक समाज गाय को अपनी मां मानता है जी, और वो श्रद्धा का विषय है और समाज का पूरा समाज उसका सम्मान करता है। किसी भी तरह से गो मांस के आयात, उसको गोकर्षी की जो घटनाएं हो रही हैं उन पर रोक लगनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि इस पैनल में जो लोग बैठे हैं कोई इस बात का विरोधी है और इस तरह की जो भी हो रही है उसमें कहीं चेतना जागृत करने की आवश्यकता है। कोई भी इस बात का समर्थन नहीं करता और ये कोई मौलिक अधिकार नहीं है कि आपका गो मांस खाना, और ना ये फैशन है कि आप उसके बारे में तर्क दें। ये एक आस्था का विषय है और गाय के वैज्ञानिक तकनीक भी इस पर चर्चा होगी। और मुझे लगता है कि इस पूरे बहस के दौरान अगर हम गाय और गाय से जुड़े जो विषय हैं, उनके जो उत्पाद है और उनका जो हम अनुसरण करते हैं, उनके क्या क्या लाभ होंगे, उन सारी चीजों पर चर्चा होगी। पर कहीं से भी किसी भी इस तरह के बयान का समर्थन नहीं हो सकता है। मैं फिर कह रहा हूं, किरण रिजिजू ने ऐसा कोई बयान नहीं ठीक है विजय बहादुर पाठक जी, जब स्टैंड इतना क्लियर है तो बवाल नहीं होना चाहिए। और कोट कर रही हूं मैं उनका बयान, मैं बीफ खाता हूं, अरुणाचल प्रदेश से हूं, क्या कोई मुझे ऐसा करने से रोक सकता है? आप किसी को ऐसा करने से नहीं रोक सकते। आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बैठी हैं मैडम, अगर उनका कोई बयान विजय बहादुर पाठक जी अभी बाइट है नहीं हमारे पास, लेकिन कोट कर रहे हैं। अगर गलत हो तो आप सवाल उठा सकते हैं अगली बहस में। हम पार्टी का प्रवक्ता, मेरी जो जानकारी है उसके अनुसार मैं कह रहा हूं, जी अगर स्टैंड इतना क्लियर है, अगर स्टैंड इतना क्लियर है तो फिर सरकार में इतना बवाल क्यों मचा, इतनी खींचतान क्यों है? ये सवाल गायत्री जी मुझसे जी आपसे। जी देखिए, बड़ा विचित्र किस्म की बातें हो रही हैं। गाय हमारी माता है, इसमें कहीं किसी को, मुझे नहीं लगता कोई आपत्ति है, कहीं कोई दिक्कत है। यहां पर कंट्राडिक्शंस की सरकार सिर्फ नकवी साहब के बयान और किरण रिजिजू के बयान से नहीं, पूरे देश का निर्यात जो है 20% घट रहा है और क्या नाम बीफ का निर्यात 15% बढ़ रहा है। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तो देश का निर्यात तो घट गया लेकिन बीफ का निर्यात बढ़ गया 15%। तो वो स्लॉटरिंग हो रही है, कहां हो रही है, किस प्रकार से हो रही है, क्यों उसको वर्तमान एनडीए की सरकार नहीं रोक पा रही है? इस समय देश की 52% की आबादी पर लगभग भारतीय जनता पार्टी का प्रत्यक्ष शासन है, केंद्र में भी और राज्य में भी। मैं आपको बहुत स्पष्ट बात बताऊं तो यहां पर अगर आप इस चीज को देखेंगे तो इनके इंटर कॉन्ट्राडिक्शंस बहुत ज्यादा क्लियर है कि यहां पर एक आदमी कुछ कहता है, दूसरा आदमी कुछ कहता है, दशानन के मुंह की तरीके से ये लोग अलग अलग बातें कहते हैं और उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोगों को स्पष्ट रूप से आरोपित करते हैं और कहते हैं कि नहीं साहब आप बयान दिखाइए। मेरे ख्याल से अगर उन्होंने कहा है तो बयान आपको दिखाना भी चाहिए, अगर उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सामने कहा है। तो ये जो सारी बातें हैं इनकी, वो आपस में विरोधाभासों से भरी हैं। मेरी तो कांग्रेस की तरफ से मांग है कि सारे के सारे प्रकरण पर प्रधानमंत्री जी अपनी चुप्पी तोड़ें। प्रधानमंत्री जी किसी का बर्थडे होता है तो ट्वीट कर देते हैं, लेकिन दो मंत्री आपस में लड़ रहे हैं, एक गृह राज्य मंत्री कुछ कह रहा है और दूसरा मंत्री उनको पाकिस्तान भेजने की सलाह दे रहा है। सच्चाई यह है कि इस तरीके से पाकिस्तान का वीजा और टिकट लिए हुए क्या मुख्तार अब्बास नकवी जी किस किस के लिए खड़े हैं और क्यों क्यों खड़े हैं? और रही बात गोमांस का खाने का समर्थन, मुझे नहीं लगता कि कोई भी हिंदुस्तानी करेगा, इसमें कहीं कोई आपत्ति नहीं। लेकिन व्यक्तिगत जिस तरीके की बातें, नॉर्थ ईस्ट की बातें, किरण रिजिजू को अपना बयान रखने का हक है, लेकिन प्रधानमंत्री जी इस पर ठीक है भाई, आपकी बात आ गई। सुरेंद्र भाई, विजय बहादुर पाठक जी ने एक मौलिक बात उठाई, उन्होंने कहा कि बयान हो तो दिखाइए। उसी बात को सुरेंद्र राजपूत जी ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को दिखाना भी चाहिए। हम सब लोग, पत्रकार और राजनेता,
दोनों इस बात को बहुत बेहतरी से जानते हैं, तीसरा कोई जाने या ना जाने, हम दोनों बेहतरी से जानते हैं। शिवानंद जी महाराज नहीं जाने समझ आती, लेकिन हम सब जानते हैं कुछ बातें प्रिंट मीडिया के सामने कही जाती हैं, कुछ बातें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सामने कही जाती हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सामने कही जाती हैं उनकी बाइट उपलब्ध होती है, लेकिन जो प्रिंट के सामने कही जाती है, विश्व भारत में डिबेट उन पर भी होती है, और भारत के चैनल्स पर नहीं। मैंने 25 साल के अपने तजुर्बेकार पत्रकारी जीवन में लोकसभा में अखबार के इंटरव्यू पर, अखबार के बयानों पर पूरे दिन बवाल देखा है। पूरा लोकसभा में एक दिन नहीं, मैंने 7-7 दिन बवाल देखा है। 7-7 दिन राष्ट्रपति ने बाइट थोड़ी ना दी, इंटरव्यू दिया ना अखबार को, बवाल मचा हुआ है ना, भारत सरकार भी रिएक्ट कर रही है। करी जी कैसे छाप दिया, नहीं छापना चाहिए था, गरिमागिरी। ये बातें ठीक नहीं कि बाइट लाओ, नहीं। हमको भी पता है समाजवादी पार्टी की बैठक होती है जिसमें मुलायम सिंह की डांट फटकार करते हैं, मंत्रियों की लानत मलानत करते हैं, हम लोग चर्चा करते हैं ना उस पर। बाइट तो नहीं आती हर बैठक की, क्योंकि बंद कमरे में भी होती है। बिल्कुल सही कहा आपने, ये बातें नहीं है। देखिए ऐसी बातें मत करिए। किरण रिजिजू इसलिए दोषी है क्योंकि वो बीफ खाते हैं नहीं खाते, ये मेरे लिए उतना बड़ा विषय नहीं। विजय भाई, मेरे लिए बड़ा विषय है उन्होंने जो तर्क दिया है, ये तर्क इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर दिया। इसकी बाइट में सुनवा दूंगा जो मैं कोट कर रहा हूं। जो हिंदी पट्टी है हिंदुस्तान की, जहां हिंदू मेजॉरिटी है, वहां तो प्रतिबंध लग सकता है, लेकिन जहां हिंदू मेजॉरिटी नहीं है वहां नहीं प्रतिबंध लगना चाहिए। सबकी आस्था और सबका भोजन का अधिकार और नाना प्रकार के अधिकारों की उन्होंने चर्चा की, ज्ञान, हमारा ज्ञान बढ़ाया, कहा उसकी रक्षा लोकतंत्र में होना चाहिए। ये तो अभी भी वो करे, यही पाप कर रहे हैं रिजिजू। ऐसा नहीं हो सकता इस देश में। मेरे पास मौलाना तौकीर रजा आए थे बरेली वाले, उन्होंने राजनाथ सिंह को एक चिट्ठी लिखी, वो चिट्ठी की कॉपी मुझे दे गए। उन्होंने कहा गाय समेत सारे दूध देने वाले पशुओं के यांत्रिक कत्लखानों के लाइसेंस निरस्त किए जाएं। एक मुस्लिम मौलाना ने मांग की है। किरण रिजिजू हमको सिखाएंगे, ये बताएंगे हमको लोकतंत्र क्या होता है। विजय भाई, लोग रिजिजू को समझाइए, अभी तो बहुत कम उम्र है उनकी, लोकतंत्र नहीं सिखाए। लोकतंत्र 51 और 49 से चलता है, तब क्या करोगे? 49 और 51 से चलता है ना लोकतंत्र, तब रिजिजू कहां जाएंगे, क्या करेंगे? नॉर्थ ईस्ट भारत के मन से अलग नहीं चल सकता, नहीं चल सकता, संभव नहीं। एक बात यहां और कह दूं, 10 कमियां हो सकती हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने गौकशी करने वालों पर गैंगस्टर लगाने का कानून पारित किया ना। क्या यहां मुसलमान नहीं रहते? क्या असीम वकार को इस पर आपत्ति है? नहीं है। यह मसला उत्तर प्रदेश विधानसभा में भी आया था, मैं बोलना नहीं चाहता था। मुझे आजम खान की बात अच्छी लगी, उनकी बहुत सारी बातें मुझे खराब लगती हैं, मेरे मित्र हैं वो, फिर भी मैं कहता हूं, टिप्पणी करता हूं। विजय भाई जानते हैं इस बात को, सुरेंद्र भाई जानते हैं। अरे अवतार जी, लेकिन आप बोलना क्यों नहीं चाहते हैं? अगर उत्तर प्रदेश सरकार ने जो अच्छा काम किया है उसको तो आप बोलेंगे ना। बोले, इसीलिए बोले, सुन लीजिए, पत्रकार है। एक सेकंड सुन लीजिए विजय भाई, नहीं ये नहीं कहने का, मैंने कहा मैं इस विषय को शुरुआत में नहीं बोलना चाह रहा था। आजम खान ने, बीजेपी के लोगों ने जब सवाल उठाए तो आजम खान ने एक बड़ा मार्वलस उत्तर दिया। उन्होंने कहा काहे को हल्ला मचा रहे हो, यहां एनर्जी वेस्ट कर रहे हो दादा, मोदी जी को कहो यांत्रिक कत्लखानों की परमिशन निरस्त कर दें। 500 से ज्यादा पशु कटान वाले जितने भी यांत्रिक कत्लखाने हैं उनकी परमिशन केंद्र से होती है, ठीक? यानी सारे बड़े कत्लखाने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बंद हो जाएंगे। उन्होंने कहा सारी समस्या समाप्त हो जाएगी, लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश की हुकूमत ने किया। मुझे किसी मुसलमान भाई का विरोध सुनने को नहीं मिला, मैं इस बात की तारीफ करूंगा। यह होता है एक साथ रहना, एक साथ जीना, एक दूसरे के मन का ख्याल रखना। ये रिजिजू, इन्होंने भारत की सरकार को कलंकित किया। यह विषय था उठाने का,
और तर्क दे रहे, लोकतंत्र की परिभाषा बता रहे, कह रहे यूपी, एमपी, महाराष्ट्र, हरियाणा में लागू कर दो, लेकिन असम में लागू नहीं हो सकता, नॉर्थ ईस्ट में नहीं हो सकता, कश्मीर में नहीं हो सकता। अरे आप ही को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बना दिया क्या रिजिजू? जो नौकरी दी है उतनी कर लो, वही बहुत है, खुदा नहीं बनिए। इस देश ने गौहत्या के विरोध में संसद पर धरना देखा, प्रदर्शन देखा था प्रबुद्ध ब्रह्मचारी, जब लाठीचार्ज हुआ था गुलजारी नंदा थे। ये वो भारत है। लेके आइएगा रिजिजू को उत्तर प्रदेश में, लोग स्वागत करेंगे रिजिजू जी का। आसिम अगार साहब, एक तो इतना संवेदनशील मसला, दूसरा देश के एक समुदाय की आस्था से जुड़ा हुआ, इस पर केंद्र के मंत्रियों के अलग अलग बयान के मायने क्या? गायत्री जी, अमिताभ जी ने बहुत अच्छा बोला। सबसे पहले तो मैं एक शुरुआत में एक बात कहना चाह रहा हूं कि इस्लाम में हमारे पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक हदीस है कि अपने पेट को जानवरों का कब्रिस्तान मत बनाओ। दूसरी बात, अमिताभ जी, कोई जरूरी नहीं है कि हम जहां रहें, अगर वहां कोई विवाद हो रहा है तो हम जानबूझकर उस विवाद को बढ़ाएं। इस्लाम इसकी शिक्षा नहीं देता है। अच्छी बात। लेकिन मैं एक बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूं और कड़ी आपत्ति करता हूं, जिस तरह के बयानात मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने दिए, इस तरह के बयान एक मंत्री के ऊपर शोभा नहीं देते हैं। अगर वो किसी कार्यकारिणी के पद पर होते, संगठन में होते, वो कोई भी ऊल जरूर बयान दे दें, लेकिन अगर कोई सरकार के पद पर है और इस तरह के बयान दे रहा है तो उसको नहीं पता है, क्योंकि वो पूरे के पूरे देश का प्रतिनिधित्व कर रहा है। देखिए, हुकूमत एक पेड़ पर अगर की जाए, एक तरह के पेड़ पर, आम के पेड़ पर, तो साहब आम ही आम है। लेकिन अगर एक गुलशन के ऊपर आप हुकूमत चाहते हैं तो उसमें कांटे भी होंगे, फूल भी होंगे, तरह तरह के पेड़ होंगे, सबको उखाड़ के फेंक देंगे आप इस तरह के बयान देंगे, आप लोगों की भावनाओं को भड़काएंगे। इनको माफी मांगना चाहिए मुख्तार अब्बास नकवी साहब को। किसी मुसलमान ने कोई समर्थन नहीं किया। मेरे इस्लाम में जितना मैं जानता हूं, इस्लाम में साफ साफ कहा गया है गाय के दूध में शिफा, हाँ, गाय के दूध में शिफा, फायदा, और गाय के गोश्त में नुकसान। साइंटिफिक रीजन क्या है, इसकी जांच करा लीजिएगा। अमिताभ जी, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में पहली बार दुनिया में गाय को काटा गया था। वो बड़ी लंबी थ्योरी है, ये क्यों काटा गया था, उसमें नहीं कि भाई ये पूजा हो रही थी, उस पर नहीं जाऊंगा मैं। ठीक है, शिफा और नुकसान वाली बातें बता रहा हूं आपसे कि गाय के गोश्त में एक किसी गाय में कीड़ा होता है 6 इंच का, अगर वो किसी गोश्त में है तो उससे टीबी की बीमारी हो सकती है। इस्लाम कभी भी कोई गलत शिक्षा नहीं देता है जी आसिम, लेकिन अगर इस तरह की बातें की जाएंगी, तरह तरह की बातें की जाएंगी, मुख्तार अब्बास साहब से मैं पूछना चाहता हूं, कल को वो ये कह देंगे कुत्ता खाने वाले चीन चले जाएं, शराब पीने वाले कहां जाएं, आपकी बात आ गई है जी, अमेरिका चले जाएं। जी शिवानंद गिरी जी, संतों के लिए ये मसला तो बहुत अहम रहा है, लेकिन अगर सरकार की तरफ से ही ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार के बयान सामने आएंगे तो समस्या का समाधान कहां होगा? सबसे पहले आप सभी को ओम नमो नारायण। और एक संत होने के नाते आज जब मुझे इस बारे में पता चला कि आज एक ऐसी डिबेट है जी, जिसपे गौ के विषय में बात करनी है, गौ मांस के विषय में जो आज ये चर्चा चल रही है, मैं संत होने के नाते माँ से माफी मांगता हूं कि अपनी माँ के विषय में इस तरह की बात सुनने और समझने के बाद मैं हो सकता है कि भावुक भी हो जाऊं। मैं अपने आप को बहुत देर तक संभाल नहीं पाया कि आज भारत देश का प्रधानमंत्री जो ये कहता है कि मैं नरेंद्र मोदी जो जिनका नाम है, मैं नरेंद्र यानी विवेकानंद जी के विचारों के आधार पर चलने वाला व्यक्ति हूं, मैं विवेकानंद जी को मानता हूं। उस सरकार का एक मंत्री ये कहता है कि जो गौमांस खाते हैं वो पाकिस्तान चले जाए, दूसरा कहते हैं कि मैं तो खाऊंगा, जिसको जो करते बने कर ले। ये सारी बातें अपनी मां के प्रति, इस देश की संस्कृति के प्रति, अगर देश में जिम्मेदार व्यक्ति जो एक अनुचित और उचित पद में हैं और उसके बाद इस तरह की बात करते हैं, तो हमारे देश में जो आपने देखा कि कुछ दिन पहले अभी भूकंप आया, जो इस तरह की त्रासदियां आ रही हैं, ये सारे कारण उसी चीजों के हैं। और ये जो लोग बहस कर रहे हैं, इन सब से भी मैं कहना चाहता हूं कि ये बहस का मुद्दा नहीं है। आओ एक बात सोचो, चिंतन करो कि ये जो विषय है, ये जो मुद्दा है, ये हमारी मां का है। जो उसे गाय को मां नहीं मानते, ना माने,
मैं उनके ऊपर ना ही कोई उनसे निंदा करना चाहता हूं, ना ही उनके ऊपर क्रिया प्रतिक्रिया, ना ही कोई विचार व्यक्त करना चाहता हूं, लेकिन जो इस गाय को मां कहते हैं उनके लिए यह सोचने की बात है कि आज हम उस विषय में चिंतन कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं, लेकिन अगर प्रैक्टिकल और यथार्थ रूप में देखा जाए तो कल ये मुद्दा एक समय के बाद समाप्त हो जाएगा और इस तरीके से हम फिर से किसी एक नए मुद्दे की चर्चा करना शुरू कर देंगे। जी, विजय बहादुर पाठक जी, आपने स्टैंड अपना रखा और साफ कर दे कि सरकार का भी और पार्टी का स्टैंड यह है कि गो हत्या पर बैन लगे, लेकिन एक आंकड़े बताते हैं। अमेरिका की एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट ने अपनी रिपोर्ट दी है और उसमें यह दावा किया है कि जो बीफ एक्सपोर्ट है, जो कत्ल है गो हत्या का, वो 5%, पहले से 5% बढ़ा है आपकी सरकार आने के बाद। आप एक तरफ कहते हैं कि गो हत्या 15% बढ़ा है, वो कांग्रेस का आंकड़ा है, वो कांग्रेस का आंकड़ा है। अब आप एक तरफ कहते हैं कि गो हत्या पर बैन होना चाहिए और दूसरी तरफ मोदी सरकार कर क्या रही है? नहीं, गायत्री जी, सवाल आपका जायज है और पूरी बहस पे बीच में अमिताभ जी ने जिस तरह से स्पष्ट रखा है, मैं स्पष्ट कर दूं कि आसिफ वकार साहब ने मुख्तार अब्बास नकवी के बयान की बात की, तो मैंने जब आपने सवाल किया तो मैंने मुख्तार अब्बास नकवी के उस बयान से भी अपनी असहमति जताई है और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, अमिताभ जी की जानकारी में है कि उन्होंने उससे किनारा कसा और ये कहा कि जो लोग जिम्मेदार पदों पर है वो कब कहाँ क्या बोलते हैं, उनको इन मर्यादाओं का ध्यान रखना चाहिए और क्या राय सलाह देनी चाहिए। दूसरी बात, अमिताभ जी ने कहा कि वो कुछ प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात, मैंने भी जब ये प्रोग्राम आपके यहाँ डिबेट का पार्ट हुआ तो मैंने जानकारी करने की कोशिश की और कोशिश की कि मैं रिजू जी से बात बढ़ सकूँ। स्वाभाविक रूप से जो जानकारी मेरे पास आई और जब उन्होंने कहा कि मैंने इस तरह की बात नहीं की है तो उसी संदर्भ में मैंने भी आपसे ये चर्चा की है। अमिताभ जी की बात से मैं सहमत हूँ, कई बार प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से अलग अलग तरह की बात होती है, लेकिन स्वाभाविक रूप से अगर किसी डिबेट में पार्टी का पक्ष रखने के लिए जाना पड़ेगा तो जो संबंधित व्यक्ति से विषय है उस संबंधित व्यक्ति से वार्ता करनी पड़ेगी कि आपने इसमें क्या तथ्य परोसे हैं और जिन तथ्यों। आपकी बात ठीक है, लेकिन किरण रिजिजू के प्रति मेरा आक्रोश अभी भी यथावत है। पूछिए क्यों? मैंने फिर उन्होंने जो हमको लोकतंत्र की नई व्याख्या दी है, हाँ, मैं आ रहा था उसी पर आ रहा था कि आक्रोश आपका जायज है, वो एक जिम्मेदार पद पर है और जिम्मेदार पद पर उनको क्या कहना है क्या नहीं कहना है, इन मर्यादाओं का ध्यान रखना चाहिए। मैं जो आप बात कर रहे हैं, मैं आपका ये बात जो आप आक्रोश कर रहे हैं वो आक्रोश जायज है, लेकिन जिन तथ्यों को, इसीलिए मैंने कहा कि जब बहस प्रारंभ हुई तो मैंने अपेक्षा की कि इस बहस की शुरुआत आप करें। एक चीज उन्होंने कहा, विजय भाई एक चीज मैं कहूं सबके लिए, हाँ। इस देश में कुछ अलिखित संविधान है, लिखित संविधान तो बाबा साहब और 366 लोगों ने संविधान सभा में दिया, लेकिन एक अलिखित संविधान उससे भी बड़ा है जिसकी मान्यता 5000 वर्ष से लगातार है। हम हिंदू हैं धर्म से, लेकिन हम मस्जिद का अनादर नहीं करते। ये हिंदुस्तान की रवायत है। जो लोग करते हैं मस्जिद का अनादर, वो हिंदुस्तान की रवायत तोड़ते हैं। हम मुसलमान हैं लेकिन हम मंदिर का अनादर नहीं करते। ये हिंदुस्तान की रवायत है। जो करते हैं वो गलत करते हैं। वैसे ही कुछ चीजें हैं। हम ईद में प्रसन्नता जताते हैं, मनाए ना घर में, लेकिन असीम वकार के घर जाके सेवई खाते हैं। असीम वकार दिवाली घर पे नहीं मनाते, गणेश लक्ष्मी का पूजन नहीं करते, लेकिन दिवाली पर फोन करके शुभकामना दे देते हैं। ये हिंदुस्तान का कल्चर है। इसको बहुमत और अल्पमत में बांटेंगे रिजिजू साहब, तो रिजिजू साहब तो कम घाटे में रहेंगे, वो तो छोटे मुलाजिम हैं। भाजपा तो बड़ी कंपनी है, बहुत घाटे में चली जाएगी। अगर ऐसी नादानियां ये लोग करेंगे तो मुश्किल हो जाएगी। जो बात किसी मुसलमान ने नहीं कही, सारे आप, और मैं एक दिन वो देख रहा था जब मौलाना तौकीर रजा मेरे पास आए, उन्होंने राजनाथ जी को चिट्ठी लिखी, वो चिट्ठी की कॉपी दे गए, उसका उत्तर नहीं आया गृह मंत्री जी से, अलहदा सवाल है, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि मौलाना ने ये चिट्ठी तो लिखी। मैं देख रहा था सुरेंद्र राजपूत, जितने बड़े कत्लगाह हैं, यांत्रिक कत्ल खाने, यांत्रिक, जिनकी परमिशन केंद्र से होती है, 500 तक ही राज्य से होती है, 500 पशु रोज, उनमें 80% के संचालक और मालिक हिंदू हैं। ये मसला हिंदू मुसलमान का में मत बांटिए धंधे को। सब लोग, मैं एक ही बात कहता हूं, हमने बहुत सारी चीजों को स्वीकार किया है दूसरे के मन के लिए।
क्योंकि सबका मन मिला के हिंदुस्तान का मन बनता है। अगर गाय हिंदुस्तान में हिंदुओं के लिए माता है, आप मेरी मां को मां नहीं माने, लेकिन उसकी बेइज्जती करने का अधिकार तो आपको नहीं हो सकता ना। एग्रीड। आज की तारीख में हमारे इस्लाम के मानने वाले सहयोगी मित्र अगर ये कह दे कि भाई मेरी आस्था मोर में है पूरे इस्लाम की, तो मैं कहूंगा मोर का भी सम्मान होना चाहिए। कोई बड़ी बात है क्या ये करना? और एक बात से मुझे क्षुब्धता भी है। एक मिनट, जो बड़े यांत्रिक कत्लखानों में जो वो लगते हैं मशीनें, उन पर जो ड्यूटी लगती थी, मुझे किसी ने बताया उस ड्यूटी में कटौती की गई है ताकि वो मशीनें सस्ती आ सके जो हमारे दुधारू जानवरों को काटती है। यही 5 गाह है, गौ गंगा जमीन क्या बोलते हैं सब संघ वाले, यही तरीका है देश को आगे बढ़ाने का। वही चीज सस्ती करनी थी। जो गाय के का धड़ अलग कर दे, सिर अलग कर दे, वो मशीन सस्ती करने की बात थी। आप शराब पर टैक्स बढ़ाते हैं, अच्छा लगता है, खराब चीज है। सिगरेट पर बढ़ाते हैं, अच्छा लगता है। इसको जितनी महंगी कर पाओ करो। वैसे ही उन मशीनों को जितना महंगा कर पाते करना चाहिए था ना। कोई अच्छी चीज थी नहीं ना। ये चीजें भारत के मन को आहत करती हैं, भारत के मन को आहत करती हैं। मसला हिंदू मुसलमान का नहीं, मसला भारत के मन का है। असीम वकार जी, एक बात मेरी समझ में नहीं आई। लोकसभा चुनाव जब अंतिम चरण में था तो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार मोदी जी ने एक बहुत तीखा आरोप लगाया और बहुत सीधा आरोप लगाया, दाएं बाएं इशारों में नहीं। उन्होंने कहा कि 10 जनपद के तार एक गौ मांस के कारोबारी से जुड़े हुए हैं, कुरैशी। मुझे उनका वक्तव्य याद है, उसकी बाइट भी है हमारे पास, ऑडियो है, ऑडियो वीडियो दोनों। 1 साल हो गया। उन्होंने कहा था 365 घंटे का टेप है, यानी कितने घंटे का टेप है। और 10 जनपद के जो सबसे विश्वस्त सिपाही सलार थे उनका इशारा किधर था, हम भी समझ रहे हैं, आप भी समझ रहे हैं। जो लंबे समय तक उनके राजनीतिक सचिव हैं सोनिया जी के, उनकी ओर इशारा था। उन्होंने कहा वो लेन देन में सब लोग शामिल थे। मुइन कुरैशी नाम है, पता नहीं क्या नाम है, सम कुरैशी, सिराज कुरैशी। 1 साल में कम से कम उसका भंडाफोड़ ही हो जाता, चलो एक ही पाप कटता। मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि पिछले 1 साल में सिराज कुरैशी साहब 5 बार प्रधानमंत्री जी से मिल चुके हैं। नहीं, मैं वो चल मिलने में देखिए आधिकारिक जानकारी। मैं कह रहा हूं जब तक आप अपराधी साबित नहीं हो जाए तब तक मिलते रहिए, लेकिन उनको अपराधी पहले महीने में साबित करके अंदर क्यों नहीं डाल दिया? और जो लेन देन कर रहे थे वो किसी जनपद में रहते, उनको भी अंदर करते। अजीम वकार जी, अरे प्रधानमंत्री जी की नजर में तो पहले से अपराधी थे अमिताभ जी। उनसे मिलने का मतलब तो अपराधी से मिलना है उनकी नजर में। कानून की नजर तो छोड़िए, पहले तो उनकी नजर थी। उन्होंने 365 अच्छा तर्क। असीम वकार जी, देखिए अमिताभ जी, गाय मां है विजय बहादुर पाठक जी की भी, आपकी भी, और हमारे देश के सभी हिंदुओं की। मैं इस बात को बहुत फख्र से कहता हूं कि गाय मां है, लेकिन यह कौन सा तर्क है कि लाइसेंस लेकर गाय काटी जा सकती है? लाइसेंस लेके मां को काट लीजिए। मां को काटने का कोई लाइसेंस हो सकता है क्या? डूब मरना चाहिए? मैं इनसे पूछ रहा हूं, मैं इनसे पूछ रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय से कि आपको सरकार बनाते ही सबसे पहले जो बड़े स्लाटर हाउस थे इनके लाइसेंस आप निरस्त करते, तो आपका ये काम सही और आपकी बात और आपका ईमान और आपकी मानसिकता सही मानी जाती कि आप वाकई में एक सच्चे पुत्र हो मां के। लेकिन मैं समझता हूं कि आप अपना खजाना भर रहे हो। लेकिन असीम वकार, मांस, गाय के मांस से हिंदुस्तान जितने बड़े मुल्क का खजाने में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये भी जान लो। ये जितना दुख दे रहा है उसके एवज में आ कुछ नहीं रहा, ये दुष्प्रचार है। मैं इसीलिए मैंने उत्तर प्रदेश सरकार की तारीफ की। यहां कोई भाजपा संघ विश्व हिंदू परिषद ने बड़ा आंदोलन नहीं कर दिया था जिसके दबाव में सरकार को निर्णय लेना पड़ा। वो कैबिनेट में प्रस्ताव लाई कि गैंगस्टर लगाएंगे भाई सीधे। मुझे लगा कि हां
जनमन के साथ सरकार को चलना चाहिए। देखिए, हम लोग सच्चे लोग हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ईमानदार सच्चे आदमी हैं, वो जो कहते हैं वो करते हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि आज हिंदुस्तान की हुकूमत की कुर्सी पर जो सर्वोच्च पद है प्रधानमंत्री का, वो और उनकी टीम पूरे देश में सिर्फ बयान दिलवाकर देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, देश को बांटने का काम कर रहे हैं। और कहीं से ये ना हिंदुओं के हैं, ना ये मुसलमानों के हैं, ना ये सरदारों के हैं, ना ये जैनों के हैं। ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ कुर्सी की राजनीति कर रहे हैं। अफसोस इस बात का है कि अब विश्व हिंदू परिषद भी चुप बैठी है, आरएसएस भी चुप बैठी है, हिंदू महासभा भी चुप बैठी है। जो मौलिक सवाल आपने उठाया, उसका जवाब विजय बहादुर पाठक जी से लेंगे कि क्या मां को भी वैध और अवैध तरीके से काटा जा सकता है। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। शिवानंद जी, आपके पास आना चाहूंगी, क्या मां को भी वैध और अवैध तरीके से काटा जा सकता है? देखिए, ये जो सवाल है कि मां को भी वैध और अवैध तरीके से काटा जा सकता है, ये एक अपने आप में एक ऐसा सवाल है कि सुनने के बाद भी लगता है कि मतलब ये किस तरह का सवाल है कि मां के विषय में हम काटने और मारने की बात सोच भी कैसे सकते हैं। मैं एक सवाल करना चाहता हूं कि जितने भी भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस से, समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता बैठे हुए हैं वहां पर, और बहुत देर से मैं इनकी बातें सुन रहा हूं। एक पल तो मुझे यह लगा कि शायद मैं यहाँ पर सिर्फ सुनने के लिए ही आया हूं, क्योंकि कई बार जो मैंने डिबेट देखी टेलीविजन पे कि चिल्ला करके किसी चीज को जोर से अपनी बातों को लोगों के सामने पेश कर देना और अपने पक्ष को मजबूत रखना कि हम कांग्रेस से हैं, हमारा कांग्रेस पार्टी ये चाहती है और हम बस इसमें ये करना चाहते हैं, पर केवल एक विवाद की स्थिति ला करके उस बहस को एक बड़ा मुद्दा बना करके यहां पर सारे लोग छोड़ देते हैं। मैं इन लोगों से कहना चाहता हूं कि यह मुद्दा राजनीतिक मुद्दा नहीं है, इस देश की शक्ति की, इस देश की स्त्री, इस देश की मां के सम्मान का विषय है। इसमें चिंतन करने की आवश्यकता है। इसमें चिंतन ही नहीं बल्कि यथार्थ रूप में, और सबसे पहले एक सन्यासी होने के नाते मैं कहना चाहता हूं कि इसी लखनऊ शहर से जहां पर मैं बैठा हूं, जहां से आप मेरी आवाज सुन रहे हैं, कल भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की ये लोग जो गाय को मां कहते हैं, कल से सड़क में उतर जाए और किसी भी जगह पर कोई भी बात करने की जरूरत नहीं है। जो गाय खाली पड़ी। जी शिवानंद जी, आपके पास फिर लौटेंगे। विजय बहादुर पाठक जी, जवाब दीजिए। गाय हमारी मां है, इस देश में गाय को मां का दर्जा दिया गया है, तो क्या मां के सम्मान को अवैध और वैध तरीके से ठेस पहुंचाई जा सकती है? गायत्री जी, एकदम नहीं पहुंचाई जा सकती है। और यह काम पहले से स्लॉटर हाउस, ऐसा तो है नहीं कि नरेंद्र मोदी की सरकार आई और उन्होंने पूरे देश भर में स्लॉटर हाउस खुलवा दिए। जी, स्लॉटर हाउस खुले हैं। भारतीय जनता पार्टी से यह जरूर अपेक्षा थी, और मैं अमिताभ जी की इस बात से सहमत हूं कि जो किरण रिजिजू जी का बयान है वो आहत उसने किया है, और जो भी उसके संदेश आए हैं मैं इस बात से सहमत हूं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से अपेक्षा थी कि गाय को लेकर के जिस तरह से कटान हो रही है, उस कटान पर कोई प्रभावी कार्रवाई करेगी। प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए यह सवाल उठता है। और मैं आश्वस्त करता हूं कि इस संबंध में सरकार की तरफ से कोई पहल ठोस होनी चाहिए। उस जहां भी मेरी चर्चा होगी उस चर्चा को भी करूंगा। गाय को या मां को वैध और अवैध कटान में नहीं बांटा जा सकता, लेकिन स्वाभाविक है जब चर्चा होगी तो जिस तरह से अवैध तस्करी हो रही है, जिस तरह से अवैध कटान हो रही है, वह भी एक चिंता का कारण है। उस पर भी प्रभावी कार्रवाई जहां भी जिसकी राज्य सरकारें हैं उन सारी सरकारों को मिलकर के उस पर करना चाहिए। और जिस तरह से कटान को लेकर के एक कारोबार अपने पर बोलिए, भारत सरकार क्या कर रही है इस पर बोलिए। दोनों भी, अरे आसिम वकार साहब, क्यों आप कठिनाई हो रहे हैं? क्यों जो यहाँ पर पशु तस्कर हैं, जो पशु कटान अवैध कटान वाले माफिया हैं, उनको संरक्षण दे रहे हैं? मैं बरेली मुरादाबाद में मैंने पहला आदमी देखा है जो मां पर इस तरह की बयान कर रहा है, मानने को तैयार नहीं है। आप सुनना नहीं चाहते, ये समाजवादी पार्टी की समस्या है। एक मिनट मैं उन बातों को स्वीकार भी कर रहा हूँ, कोई बात कहने नहीं देंगे। विजय भाई, कासिम भाई, बात एक तरफ की थोड़ा होगी। बकर भाई, एक मिनट, मैं बड़ी एक मौलिक बात कहता हूं। मैंने कई लोगों से चर्चा की जो इस विषय के जानकार हैं, हम लोगों से ज्यादा जिन्होंने अध्ययन किया है, संघर्ष किया है। मैंने पूछा क्या उपाय हो, तो सबने एक बात कही, सुरेंद्र राजपूत जी, जो बात गंगा की शुद्धिकरण के लिए जानकार कहते हैं, वही बात गाय की सुरक्षा के लिए भी लोगों ने कही। एक ही प्रकृति एक है उसकी। गंगा के लिए भी लोग कहते हैं पूरे शहर का सीवर
और औद्योगिक कचरा गंगा में रोक दीजिए। आदमी के कचरे से गंगा को नुकसान नहीं, हजारों साल से आदमी और गंगा साथ साथ बह रहे हैं, रह रहे हैं, बह रहे हैं, कोई समस्या नहीं। फूल से गंगा मैली नहीं होती, गंगा मैली होती है टेनरी के पानी से। गंगा मैली होती है पूरे पूरे शहर का सीवर का नाला उसमें खोलने से। ठीक, सबसे बड़ा काम तो यही हो जाए। वैसे ही गाय के जीवन की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा तरीका बता दूं, बाकी सब तो लंबे काम है, जन जागृति से होंगे, वो केवल उत्तर प्रदेश की सरकार और देश की सरकार और पार्टियों से नहीं होंगे, उसके लिए हम लोगों को भी सड़क पर चलना पड़ेगा। एक काम हो सकता है, कल सुबह विजय भाई, बड़े यांत्रिक कारखाने जो 500 से ज्यादा पशु रोज काट रहे हैं, वो सीधे नियंत्रण में है केंद्र के। भारत में ऐसी व्यवस्था है, 500 तक राज्य का खेल है, उससे ऊपर के लाइसेंस होल्डर जो है वो केंद्र के अधीन आ जाएंगे। कल सुबह इनको एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से निरस्त कर दीजिए। हिंदुस्तान में गाय 70% सुरक्षित हो जाएगी कल सुबह। गाय नहीं, बकरी भी हो जाएगी, भैंस भी हो जाएगी। इसका एक धार्मिक पहलू के अलावा दूसरा पहलू बता दूं, मुझे जानकारों ने बताया, मैं इतना पढ़ा लगा आदमी नहीं। उन्होंने कहा कि भैया मालूम है आपको 20 साल बाद क्या स्थिति बनेगी। असीम बकारी, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। उन्होंने कहा 20 साल बाद ये स्थिति बनेगी कि चीन से दूध मंगाना पड़ेगा बच्चे के लिए। दुधारू पशु तेजी से खत्म हो रहे हैं भारत में। ये संकट छोटा है क्या? छोटा संकट है क्या? बड़ा संकट है, इसकी ओर नहीं देख रहे हम। छोड़िए धर्म, मैं तो कहता हूं दुधारू पशु को ही काटना बैन होना चाहिए। गाय का स्थान उसमें सर्वोपरि लिखा जाना चाहिए, पहला नाम गाय का लिखा जाना चाहिए। लेकिन कोई भी दुधारू पशु भारत में क्यों कटे? ये बड़ा संकट बनेगा। हमने जंगल खत्म कर दिए, हमने पानी खत्म कर दिया, हम पशु भी खत्म कर देंगे, फिर क्या बचेगा? पानी भी चाइना से मंगाओगे और दूध भी चाइना से मंगाओगे, क्या करेगा भारत? ये बड़ा सवाल है। ये केवल इमोशनल मुद्दा नहीं, मन का मुद्दा नहीं, ये बुद्धि का मुद्दा भी है। तो कि रजा साहब के साथ मेरा बड़ा लंबा इस पर शास्त्रार्थ हुआ। वो बड़े डाटा लेके आए थे, आंकड़े लेके आए थे। उन्होंने कहा 20 साल में स्थिति हो जाएगी अगर ये यांत्रिक कारखाने ऐसे ही चलते रहे, दुधारू पशु नहीं मिलेगा। नो, तब क्या करेंगे? खरिया घोल के पिलाएंगे बच्चे को या आटा घोल के पिलाएंगे? बड़े यांत्रिक कारखानों की अनुमति क्यों दी गई? मुर्गी मछली काट के बेचने वाले लोग गांव देहात से शहर कस्बे में भारत में सैकड़ों साल से लोग हैं, हजारों साल से चल रहा है जीवन। सुरेंद्र जी, ये यांत्रिक कारखानों ने ही बवाल पैदा किया इस देश में। खाली यांत्रिक कारखानों ने नहीं, इसमें एक चीज और भी हुई है अमिताभ जी। भारत देश पूरे दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां पर पशु कट रहे हैं और बिना फार्मिंग के कट रहे हैं। अगर आप देखें ऑस्ट्रेलिया में, आप देखें स्वीडन में, आप देखें आप जहां पर भी ये एक्सपोर्ट होता है मीट का, जहां से वहां पर इनकी बाकायदा फार्मिंग है। जिस तरीके से हमारे यहाँ मुर्गे की फार्मिंग होती है ना, काले तीतर की फार्मिंग होने लग गई है और तमाम चीजों की फार्मिंग होने लगी, गोट की भी फार्मिंग होने लग गई है। लेकिन आप इस चीज को देखें कि गौ मांस की तस्करी 5 से 15% बढ़ रही है और कहीं पर भी किसी भी तरीके से कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जहां पर कि आप इस तरीके की बात करें, ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करें। सही कहा विजय जी ने और आसिम साहब ने कि आप अवैध तस्करों के ऊपर भी जो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री का रूप ले लिया है। और जो बात हमारे मित्र शिवानंद गिरी जी कह रहे हैं, ये देखिए भावनात्मक मुद्दों, राजनीतिक लोग राजनीतिक तरीके से देश की चर्चा को आगे चलाएंगे। आप राजनीतिक लोगों को हमेशा संशय के कटघरे में ना खड़े करें। राजनीतिक लोगों ने ही राजनीति का अर्थ क्या है आपकी पर आने को तैयार है, लेकिन आप नहीं आगे बढ़े गोरक्षा के लिए। और जितना आप लोग काम करते हैं, सारी चीजें जानता हूं शिवानंद राजपूत जी। एक मिनट असीम राजनीतिक लोगों को एक स्वर में, अमिताभ जी एक फैशन हो गया है, ठीक है, एक स्वर में सब लोग पहले बात। सुरेंद्र जी अब आगे आपके बात, अभी आ रहे शिवानंद जी आपके बात। असीम बकार जी, मेरी जैसी छोटी बुद्धि का कम पढ़ा लिखा आदमी ये मानता है कि हिंदुस्तान में बड़े यांत्रिक कारखाने कत्लगाह तुरंत बंद कर देने चाहिए, उनका कोई औचित्य नहीं।
आइए इस पर एक दिन शास्त्रार्थ कर ले भारत सरकार, अगर उसके मन में है अर्थशास्त्री बैठा लीजिए, कितना भारत के कंसोलिडेटेड फंड में कितना पैसा आ रहा है, बिल्कुल उसके मैं 200 उपाय बता दूंगा, उससे ज्यादा पैसे के 200 उपाय, आइए शास्त्रार्थ कर ले। ये 5,000 और 10,000 पशु एक दिन में काटने के लाइसेंस वाले कारखाने खुले क्यों हिंदुस्तान में? इनके बिना हिंदुस्तान गिर जाएगा, खत्म हो जाएगा, भूखों मर जाएंगे क्या हम? असीम बकार जी। नहीं अमिताभ जी, आपकी बात बिल्कुल जायज है। देखिए यहां पर हम लोग जिस मुद्दे पर बैठे हैं बहुत संवेदनशील मुद्दा है, एक धर्म विशेष से जुड़ा हुआ मुद्दा है, और इसको कहीं ना कहीं से हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी और इससे जुड़े हुए दल हर मुद्दे को मुसलमानों से जोड़ देते हैं, क्योंकि इनको हिंदुओं का वोट चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि मुख्तार अब्बास नकवी साहब का जो बयान आया, गौर कीजिएगा कि जो गोमांस खा रहा पाकिस्तान चला जाए, नेपाल में भी तो काटे जाते हैं, हजारों 50,000 कर जाता है एक साथ, ये क्यों नहीं कहा नेपाल चला जाए? कौन सी सोच है आपकी? किस तरह की बात करते हैं आप? मैं तो हिंदुस्तान के अवाम से जो हिंदू धर्म में विश्वास रखते हैं, हिंदू धर्म में आस्था रखते हैं और जो गाय को अपनी मां मानते हैं, मैं कह रहा हूं इस चैनल के माध्यम से कि कल ही निकलिए और भारतीय जनता पार्टी के जहां जहां प्रदेश कार्यालय और नगर कार्यालय हैं, इन पर बैठ जाइए। आप भी साथ में रहिए। जब तक भारत सरकार टोटल हिंदुस्तान के बड़े आपको भी रहना पड़ेगा साथ में, आप भी देश के जिम्मेदार प्राणी हैं भाई, राजनीति करते हैं आप। जब तक ये बंद ना कर दो तब तक इनको आप छोड़े ना, और अगर ये बंद नहीं करते हैं तो समझ जाइए भारतीय जनता पार्टी न देश की है, न धर्म की है, न हिंदू की है, न मुसलमान की है, सिर्फ राजनीति की और गद्दी की है। ठीक है शिवानंद जी, मंशा पर सवाल तब नहीं उठेगा जब सरकार वाकई कोई कदम उठाएगी। देखिए मैं गायत्री जी फिर से वही बात कह रहा हूं कि बात बिल्कुल जायज है कि सरकार को हम बार बार दोषी ठहरा रहे हैं, वो दोषी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर हम इस चीज को, जिस विषय में हमारी आज चर्चा है, इसको हम यथार्थ रूप से जब करने उतरेंगे तो हमें सबसे पहले तो जैसे अभी महानुभाव ने कहा कि मैं उनके ऊपर राजनीति या भावनात्मक जो है उन पर प्रहार कर रहा था, तो मैं उनकी किसी व्यक्तिगत सोच पे कोई मेरा प्रहार नहीं है। मैं इसलिए ये बात बोल रहा था क्योंकि मैंने भी व्यक्तिगत नहीं कहा शिवानंद जी, आप राजनीति कई बार ये बात ऊपर आप प्रहार कर रहे हैं, विचारों के बात सुनिए आप। नहीं शिवानंद जी, देखिए बात यहाँ पर ये हो रही है। ठीक है, अगर आपको मेरी ये बात सुनने में खराब लग रही है, शिवानंद जी बोलिए। अगर आपको मेरी ये बात सुनने में खराब लगे, मैं ये कह रहा हूं कि अगर ऐसा लग रहा है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है आपके सामने झुकने में। मैं भिखारी आप कह लो, मुझे फकीर कह लो, मुझे संत कह लो, मैं धर्म के नाम पे बिल्कुल हर तरीके से तैयार हूं। अगर मैं कहीं ना कहीं किसी मेरी बात से आपको कोई तकलीफ पहुंची है, मैं क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन यथार्थ में आ जाइए, यथार्थ से सोचिए कि नरेंद्र मोदी जी के ऊपर, केवल एक मंत्री के ऊपर या किसी आपके ऊपर या हमारे ऊपर आरोप लगाने से काम नहीं चलेगा। यथार्थ रूप से सबको मिलकर के सामने आने की आवश्यकता है। गाय को जो सड़कों पे घूम रही है, जिसे हम मां कहते हैं, इसे आवास, इसे घर देने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। इसके विषय में चिंतन करिए और चिंतन ही मत करिए, प्रैक्टिकल रूप में, वास्तविक रूप में सामने इसको रोड पे लाने का प्रयास कीजिए, तब ये मां के विषय में बात हो पाएगी। जी अमिताभ जी, संपादक की टिप्पणी। देखिए जो बात स्वामी जी ने कही, शिवानंद जी ने, उस दिशा में भी भारत में चेतना आई है और बहुत सारे प्रकल्प चल रहे हैं। राजस्थान में तो एक इतना सुंदर प्रकल्प आया है, अद्भुत प्रकल्प, उसको आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य बना दिया वहां लोगों ने। अब मैक्सिमम गाय रखने की होड़ है भाई, क्योंकि फायदा, आर्थिक लाभ हो रहा है और गाय भी स्वस्थ है, उसके प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं, वो अलग विषय है। उस पर गाय केवल धर्म का ही विषय नहीं, गाय विज्ञान का विषय भी है, गाय स्वास्थ्य का विषय भी है, गाय दवा का विषय भी है, बहुत सारे विषय हैं, उनमें मैं नहीं जानना चाहता। मैं उस व्याख्या को भी नहीं कर रहा कि गाय में 32 करोड़ देवी देवताओं का वास है, नहीं। जो लोग ये नहीं मानते, मैं उनके लिए दूसरे तर्क रखता हूं कि ये तो मानोगे, इतने फायदे का कोई दूसरा जानवर बता दो, कोई दूसरा जानवर बता दो, मैं बहस बंद कर दूंगा, प्रणाम करके उठ के चला जाऊंगा, क्षमा मांग लूंगा। इतना फायदा किसी की देह से नहीं
जितना गाय जीवन में देती है। हर चीज तो बिकती है, हर चीज, गोबर से गैस, उसके मूत्र से, गौमूत्र से दवाएं बन रही हैं। कौन सी चीज है? अमेरिका ने शोध किया, गाय के ऊपर 5-7 मिनट तक दोनों हथेलियों से रब करिए उसको, तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल होने लगा। ये मेरी शोध नहीं है, ये गाजीपुर मोहम्मदाबाद में हुआ शोध नहीं है। जिनको हम लोग बहुत बड़ा मानते हैं अमेरिकन्स, उन्होंने शोध करके बताया। इस बहस पर भी नहीं जाता। मैं शिवानंद जी ने जो एक बात की उसी को मूल में रख के टिप्पणी करूंगा। शिवानंद जी, समाज की जागृति तो हर मुद्दे पर होनी चाहिए, लेकिन वो बहुत समय लेने वाली एक धीमी प्रक्रिया होती है। कोई समाज एकदम जागृत कभी नहीं होता, बहुत लंबी प्रक्रिया है। उसको भी समानांतर चलाइए, लेकिन सरकारें हम इसीलिए चुनते हैं कि सरकारें निर्णायक फैसले जब करती हैं तो समाज को एक डायरेक्शन मिल जाता है। इसलिए मैं बहस लेके आया। मुझे भारत सरकार के वित्त मंत्री ये बता दें कि हिंदुस्तान के कुल बजट का कितने फीसदी हिस्सा ये दुधारू पशुओं के मांस के निर्यात से आ रहा है। कितनी बड़ी कुर्बानी देनी है सरकार को आर्थिक हित की, जरा बताओ तो आके मंच पर। शराब की बोतल पर 1-1 रुपया और बढ़ा दीजिए, चलिए, उससे 3 गुना ज्यादा विजय भाई राजस्व आ जाएगा, 3 गुना ज्यादा। ठीक है, सिगरेट की डब्बी पे 1 रुपया और बढ़ा दीजिए, ठीक है, बंद करवा दीजिए कत्लखाने, कल सुबह बंद कराइए। हम नियत तो देखें, दिल में क्या है ये तो देखें। अर्थशास्त्र मत समझाइए ना, अर्थशास्त्र है ही नहीं। उत्तर प्रदेश ने कहा कि गाय काटने पर गैंगस्टर लगाएंगे, क्या उत्तर प्रदेश दिवालिया हो गया इस निर्णय के बाद से? नहीं ना। सरकार में आत्मबल दिखना चाहिए, आत्मबल दिखना चाहिए। एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, इसके लिए पार्लियामेंट नहीं जाना, कैबिनेट ने बुलानी। भारत सरकार का एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर सारे कत्लखाने बंद करा सकता है। चलिए, यहां से साहिबाबाद से लेके और धुर पश्चिम तक, विजय भाई, बड़े बड़े वो नहीं होते, क्या बोलते, 16-16 पहियों वाले ट्रक होते ना, एसी, वो भर के लद के मीट जा रहा है। कहां से आ रहे इतने पशु? कट रहे हैं ना। 5,000 और 10,000 पशु रोज के कटान के लाइसेंस दे दिए। किसने दिए लाइसेंस? ये शिवानंद जी ने दे दिए, अमिताभ अग्निहोत्री ने दे दिए, गायत्री ने दे दिए, ये सरकारों ने दिए। और जिन सरकारों ने ये लाइसेंस दिए, उन्होंने भारत के मन के साथ धोखा किया। और जो सरकारें इनको चलने दे रही हैं, वो भी भारत के मन के साथ धोखा कर रही है। ये मसला हिंदू मुसलमान का ही नहीं, हिंदू मुसलमान का मसला ही नहीं। देश के 5 तारा होटल्स में 1% टैक्स और बढ़ा दीजिए। आपने इतने सर्विस टैक्स थोप दिए, एक कोई और बढ़ा दीजिए 1%। 5 तारा होटल में शराब पीने पर जितना आप निर्यात से पा रहे हैं उससे ज्यादा पा लेंगे। चलिए, बहुत लोग शराब पीते हैं 5 तारा होटल में, शाम को चले जाओ तो सीट नहीं मिलती, टेबल नहीं मिलती बिना बुकिंग कराए। ताज वेदांता में चले जाइए, वही पता लग जाएगा, लखनऊ में। नहीं, ये नहीं चलेगा। ये झूठ सच फरे बंद करिए भाई। आजम खान साहब ने मेरे ख्याल से जिंदगी में जो 10-20 बातें अच्छी कही होंगी, उसमें एक ये बात अच्छी थी, मैं तो मोहित हो गया। मैंने वाह भाई वाह, खान साहब की बात आप $1,00,000 की लाए कि अमा यार यहां क्यों हल्ला मचा रहे हो, एक टेलीफोन कर दो। क्या उत्तर प्रदेश सरकार, क्या मध्य प्रदेश, क्या तमिलनाडु, क्या आंध्र प्रदेश सब जगह बंद हो जाएगी एक आदेश से? खतरा उससे नहीं है मुर्गे को जो ननकू काट रहा है छोटी सी मड़ैया में बैठ के, उससे खतरा किसी जानवर को नहीं होता है। खतरा होता है जहां बटन दबाया और 1,000 गर्दन एक साथ साफ, और दिन भर में 10 बार बटन दबाए तो 10,000 साफ। ये प्रकृति का संतुलन अलग चीज है विजय भाई, और यांत्रिक कत्लखाने दूसरी चीज है। ये नहीं
नहीं चलेगा, ये नहीं चलना चाहिए, नहीं चलना भी नहीं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को कुछ निर्णय भारत के मन के हिसाब से लेने होंगे, और नहीं लेंगे तो हांडी चढ़ने जैसी बात हो जाएगी। एक ही बार चढ़ती है। 370 चाहिए आपको लोकसभा में। वो भी बयान बहुत ही विचित्र था, कल उसकी मैंने मजम्मत की कि उसमें क्या छल है, क्या झूठ है, क्या प्रपंच है, जनता के साथ विश्वासघात है, ऐसा बोलना वो अलग विषय था। लेकिन इसके लिए तो लोकसभा जाने ही नहीं, राज्यसभा जाने ही नहीं। यही कर दे भारतीय जनता पार्टी की के नेतृत्व वाली सरकार, मैं मोदी जी का आभारी रहूंगा। मैं मानूंगा कि हमारी मां के साथ न्याय किया उन्होंने। मैं मानूंगा भारत के दुधारू पशुओं के साथ न्याय किया, और मैं मानूंगा कि नरेंद्र मोदी ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनने हिंदुस्तान की आने वाली 50-100,000 नस्ल पीढ़ियों के बनोनिहालों के लिए दूध का बंदोबस्त सुरक्षित किया। मेरी पीड़ा समझिए, दूध नहीं मिलेगा, मांस तो मिल जाएगा। हाल के पैदा हुए बच्चे को मांस खिलाओगे, क्या करोगे? या चाइना से पाउडर वाला दूध लाओगे? ये ठीक नहीं। इसको, और इसमें विश्व हिंदू परिषद, सही बात कही लोगों ने, विश्व हिंदू परिषद, गौरक्षा समिति, फलान ढिकान, जितने 36 किस्म के आनुषंगिक संगठन हैं, 72 संघ परिवार की, उनकी भूमिका उतनी मुखर नहीं विजय भाई जितनी होनी चाहिए। पीड़ा इस बात की है। कांग्रेस की सरकार में क्या हुआ? जनता को अच्छा नहीं लगी होगी सरकार, तभी आपको 282 दिए ना। अगर इनकी सब बात अच्छी लगती तो आपको क्यों देते? इसलिए अब ये कटघरे में नहीं हो सकते। अब तो कटघरे में आपको होना पड़ेगा। और आपकी सरकार से औरों से ज्यादा उम्मीद थी। जो काम हुकूमत उत्तर प्रदेश ने किया, वो काम मोदी जी को दिल्ली में करना चाहिए था, पूरे हिंदुस्तान के लिए। पहला आदेश ये होना चाहिए था कि गाय कटेगी तो बिना जमानत जेल जाएंगे 6 महीने साल भर के लिए। क्या दिक्कत थी? ऐसा कुछ कराइए ताकि भारत का मन इस बात से आश्वस्त हो कि आपकी हुकूमत में, आपकी सल्तनत में, आपके राजपाट में भारत का दुधारू पशु सुरक्षित है, जिसमें गाय सर्वप्रथम है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। विजय बहादुर पाठक जी आपका, सुरेंद्र राजपूत जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आसिम वकार साहब आपका, शिवानंद जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अमिताभ जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में बने रहने के लिए। बिग बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए समाचार प्लस।